आदरणीय महामहिम से विनंती है कि वो दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती। सुस्वागतम। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर एवं गोंडवाना विश्वविद्यालय गढ़चिरौली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वाइस चांसलर्स कॉन्क्लेव में आप सभी उपस्थित आदरणीय कुलपतिगण, उपकुलपतिगण, अधिष्ठातागण, प्राधिकरण के सदस्य, विभाग प्रमुख, शिक्षकों एवं आमंत्रित महानुभावों एवं पत्रकारों का मैं इस समारोह कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की यह संगोष्ठी ट्राइबल डेवलपमेंट रिट्रोस्पेक्शन एंड वे अहेड, आदिवासी विकास पुनर्वलोकन और आगे का रास्ता इस विषय पर आयोजित है। महामहिम कुलाधिपति श्री भगत सिंह कोश्यारी जी महोदय का शाल, श्रीफल एवं पुष्पगुच्छ से स्वागत करने हेतु मैं आदरणीय डॉक्टर सुभाष चौधरी सर, कुलपति राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय से नम्र निवेदन करता हूँ। अब मैं आदरणीय डॉक्टर गजानन डांगे जी, अध्यक्ष योजक सेंटर फॉर रिसर्च स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्हें आज के विषय के ऊपर में आदिवासी विकास पुनर्वलोकन और आगे का रास्ता इस विषय की प्रास्ताविका प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूँ। मंच पर विराजमान आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय, नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय चौधरी सर, गोंडवाना विश्वविद्यालय के कुलगुरु माननीय बोकारे सर और इस सभागार में उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलगुरु और विभागाध्यक्ष महोदय, हम लोग सवेरे से भारत के जनजाति क्षेत्र के समग्र विकास के चिंतन का एक पुनर्वलोकन और आगे की दिशा, इस संबंध में चिंतन मंथन कर रहे हैं। यह संगोष्ठी में भारत का जो सेंट्रल इंडियन ट्राइबल बेल्ट है, भारत का जो सेंट्रल इंडियन ट्राइबल बेल्ट है, उस सेंट्रल इंडियन ट्राइबल बेल्ट में लगभग भारत के कुल जनजाति आबादी की 70% जनजाति आबादी रहती है। आज के इस संगोष्ठी में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहाँ के कुल विश्वविद्यालयों के महोदय उपस्थित है। हम लोगों ने सवेरे से यह जो जनजाति क्षेत्र है, इसका हम लोगों ने अवलोकन किया कि
वर्तमान स्थिति में भारत की विकास यात्रा में एक डेवलपमेंट का बड़ा डेफिसिट हम लोग इस जनजाति क्षेत्र में देख रहे हैं। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इस क्षेत्र के जो संसाधन है उस संसाधनों में तेज़ी से गिरावट आ रही है। हम लोग यह भी देख रहे हैं कि इस जनजाति क्षेत्र के कृषि को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं। हम लोग यह भी देख रहे हैं कि भारत के इस जनजाति क्षेत्र से बड़ी मात्रा में शहरों की ओर पलायन हो रहा है। यह जो पलायन है ये हम लोग सब जानते हैं कि दो प्रकार का है। विशफुल पलायन को सभी जगह पर मान्यता है, मगर ये जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में नॉलेज इंस्टीट्यूट की एक और सजग और एक सुदृढ़ भागीदारी की अपेक्षा करने के हेतु आज ये चर्चा और चिंतन का आयोजन किया गया था। हम लोगों ने इस चिंतन में जो मुख्य विषय पर चर्चा की है उसमें हम लोगों ने सोचा है कि आज जो क्लाइमेट चेंज की बातों को हम सब लोग देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में जनजाति क्षेत्र की जियोग्राफिकल दूरी को ध्यान रखते हुए एक स्थानीय स्तर की डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं ताकि स्थानीय लोग अपने अपने क्षेत्र में इस जलवायु परिवर्तन का सामना कर सके। हम लोग ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार से एक रोबस्ट एविडेंस बेस तैयार कर सकते हैं ताकि नीति निर्धारण में हम लोग बहुत समग्रता से जनजाति क्षेत्र की विकास की बातों को उभर कर सामने ला सकते हैं। हम लोगों ने यह भी चिंतन किया कि जनजाति क्षेत्र का विकास की बात करते समय हम लोगों ने वहाँ की प्रायोरिटीज़ को देखना चाहिए और वहाँ के ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को भी देखना चाहिए। आज हमने यह भी देखा कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कल्पना माननीय पंत प्रधान महोदय कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे नॉलेज इंस्टीट्यूशंस जनजाति क्षेत्र की एस्पिरेशंस को ठीक से डॉक्यूमेंट करें। इस प्रकार से विकास के ये जो 75 साल का समय है उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ बातों को हासिल किया है और बहुत कुछ बातें जनजाति क्षेत्र में छूट गई है। नॉलेज इंस्टीट्यूशंस को लेकर हम लोग आगे का जो अमृत काल की बात कर रहे हैं उसमें हम लोग एक समर्थ सक्षम जनजाति क्षेत्र का विकास का चिंतन करेंगे। उसके लिए हम लोग नॉलेज इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और प्रत्यक्ष जनजाति समाज ऐसे सभी की भागीदारियों की अपेक्षा करते हैं और हम सब मिलकर इस आधार पर कुछ पाठ्यक्रम निर्माण, कुछ नीति निर्माण की बात को सोचेंगे। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय डॉक्टर प्रशांत बोकारे सर, कुलपति गोंडवाना विश्वविद्यालय गढ़चिरौली से निवेदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के श्वेत पत्र के कुछ अंश प्रस्तुत करें। मंच पर आसीन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति परम आदरणीय भगत सिंह जी कोश्यारी जी, राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SR चौधरी, राजभवन के प्रधान सचिव श्री संतोष कुमार जी, गजानन डांगे जी और यहाँ पे उपस्थित अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रोफेसर्स और बंधु भगिनियों, आज सुबह से 11 बजे जो शुरू हुई यात्रा है वो आज अभी संपन्न होने जा रही है और यह कार्यक्रम समापन का है, पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में जो कार्यक्रम विश्वविद्यालय आयोजित करने वाले हैं और जिस दिशा में विश्वविद्यालय चलने वाले हैं उसकी शुरुआत आज हो रही है। मुझे लगता है महाराष्ट्र में पहली बार औपचारिक तौर पर सारे कुलपतियों ने मिलके जनजातियों के लिए हम क्या कर सकते हैं इस पे विचार मंथन किया और इन सारे विचार मंथन से ये एक श्वेत पत्र आज दिन भर के कार्यकलापों पे निश्चित किया गया है। उसमें कुछ अंश मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें
गजानन डांगे जी ने बहुत ही मूलभूत बातें कही जिसको इस श्वेत पत्र में सम्मिलित किया गया है। उन्होंने कहा था कि ट्राइबल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल रिसोर्सेस, इस बात को हमने सम्मिलित किया है। इस बात को सम्मिलित करते वक्त ये सोचा गया कि जैसे कि सुबह से बात चल रही है कि गढ़चिरौली चंद्रपुर जिले के जो जनजाति के लोग हैं उनकी आवश्यकताएं अलग है, उनकी विशेषताएं अलग है। मेलघाट की विशेषता अलग है, धुले की अलग है, नंदुरबार की अलग होगी, और उधर ठाणे जिले में जवार में जाएंगे या उधर पालघर में जाएंगे तो वहाँ की आवश्यकताएं अलग होगी। तो इसलिए लोकल रिसोर्स, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जो संसाधन है उसको नज़र में रखते हुए विकास कैसे किया जाए और विकास की क्या परिभाषा हो, क्योंकि हम लोग तो विकास की परिभाषा करते आए हैं और उस तरह से विकास कर रहे हैं, लेकिन उस विकास के क्या परिणाम हो रहे हैं ये भी हम देख रहे हैं। सुबह डांगी जी ने काफ़ी हद तक बताया कि क्या परिणाम हो रहे हैं। तो ऐसे परिणाम न होवे, इस तरह का विकास जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, उस डेवलपमेंट के तरफ हम ट्राइबल लोगों को ले जाए। फडणवीस मैडम ने, जो कि वाइस चांसलर है सोलापुर के यूनिवर्सिटी की, उन्होंने भी काफ़ी रोचक इसमें अपना योगदान दिया है। उन्होंने 2 मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। एक तो झाड़ी पट्टी की जो रंगभूमि है उसके बारे में। झाड़ी पट्टी की रंगभूमि ज़्यादातर करके गढ़चिरौली ज़िले में और चंद्रपुर ज़िले में है, और आप सब लोगों को शायद जानकर आश्चर्य होगा कि सारे महाराष्ट्र के रंगभूमि का जितना रेवेन्यू नहीं होता है उससे ज़्यादा रेवेन्यू झाड़ी पट्टी की रंगभूमि का होता है। और सारे महाराष्ट्र में जो रंगभूमि चलती है उसमें शायद अगर आप बाल गंधर्व नाट्य गृह में जाएंगे तो 400-500 लोग रहेंगे, या यहाँ पे भी वसंतराव देशपांडे हॉल में आएंगे तो 400-500 लोग रहेंगे। लेकिन झाड़ी पट्टी के जो नाटक रहते हैं उसमें एक समय में कम से कम 2000 लोग रहते हैं, और सारे लोग 100-200 रुपये का टिकट निकाल के आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस स्केल पे ये सारा काम चलता है। तो उसको भी फडणवीस मैडम ने बड़े ज़ोर शोर से उठाया था, उसको भी सम्मिलित किया। दूसरा उनका मुद्दा था कि क्रीड़ा के तरफ ध्यान देना चाहिए। यूनिवर्सिटी ने जो ट्राइबल लोग होते हैं वो क्रीड़ा में काफ़ी निपुण होते हैं, तो उसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। उसको भी हमने वाइट पेपर में सम्मिलित किया हुआ है। उसके बाद में ये सर ने नीड बेस्ड प्रोग्राम की बात कही थी, उसको भी वाइट पेपर में स्थान मिला है। प्रोजेक्ट में आइडेंटिफाइड हर्डल्स, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। मापसू के वाइस चांसलर साहब ने भी बताया, उनके अधीनस्थ डायरेक्टर है, उन्होंने भी बताया कि काफ़ी सारा काम उन्होंने फिशरीज़ और गोट के पालन और काफ़ी सारे मुद्दों में काम किया है। तो उसमें जो भी हर्डल्स आए हैं वो हर्डल्स कैसे ना आए इस पर भी विचार हुआ, उसको भी हमने वाइट पेपर में सम्मिलित किया है। मुंबई यूनिवर्सिटी से ये आया था कि उन्होंने काफ़ी सारा काम SC/ST बच्चों के लिए किया है। पुस्तक दिए हैं, स्कॉलरशिप्स दिए हैं और स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स भी चलाए हैं। माहेश्वरी सर, जो कि जलगांव के बहिनाबाई चौधरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, उनके ज़िले में 2 प्रमुखताओं से धुले और नंदुरबार में जनजातियों का अस्तित्व है। उन्होंने भी काफ़ी अच्छे सजेशंस दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ये सारी चीज़ें वो अपने यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट करेंगे। लोनेरे के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर कारभारी काळे जी के जो सजेशंस थे कि उन्होंने MOU किया है महाराष्ट्र ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ। ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक पथदर्शक होगा कि हम सभी लोग ट्राइबल डिपार्टमेंट के पास जाए और उनसे MOU करके उनके पास के जो फंड्स हैं, क्योंकि कुछ इसमें माहेश्वरी सर ने ही बताया था कि हम तो काम करने को उत्सुक है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बस लेटर थमा दिया कि बस आप काम करो। काम होगा कैसे? जिनको काम करना है उनको रेम्यूनरेट भी करना पड़ेगा, उनका आने जाने का खर्चा है, उनका खाने का खर्चा है, वो कहाँ से आएगा? तो उसके लिए धन की भी आवश्यकता होगी। तो इसके लिए अगर हम ट्राइबल डिपार्टमेंट के साथ MOUs करते हैं तो शायद उनके पास जो संसाधन है उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर कारभारी का है, आजकल पुणे यूनिवर्सिटी के भी एक्टिंग वाइस चांसलर है, उसमें भी उन्होंने लैंग्वेज प्रिजर्वेशन और काफ़ी सारी चीज़ों पे दिया, उनको भी हमने हमारे वाइट पेपर में इंक्लूड किया है। सबसे आखिरी वनवासी कल्याण आश्रम के गिरीश जी कुबेर ने जो सजेशंस दिए थे, उन सजेशंस को भी हमने हमारे वाइट पेपर में स्थान दिया है। ये सारा विकास का काम होने के बाद जो जनजातीय लोगों की मुख्य समस्याएं हैं, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, ग्राम रचना के संबंधित है,
कल्चर से संबंधित है। कई बार हमें देखने को ये मिलता है, जो मैंने गढ़चिरौली जिले में अक्सर ये देखा है, कि उनके कल्चर पर आजकल अतिक्रमण हो रहा है। उनके शादी में, ब्याह में पहले तो वो उनके जो पुराने और परंपरागत वाद्य थे उसका उपयोग करते थे। आजकल ये देखने में आया कि वो डीजे लगाते हैं। तो ये हम शहरी लोगों का देखा देखी उनका खुद का कल्चर नष्ट होते जा रहा है। अभी कुछ ग्राम सभाओं ने ये किया है, ऐसा ठहराव किया है कि शादियों में हम सिर्फ परंपरागत वाद्य का ही और परंपरागत नृत्य का ही उपयोग करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को कायम रख के हमको विकास करना है और उसको ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। ऐसा है वाइट पेपर हमने यहाँ पे आज पब्लिश किया है और मुझे लगता है कि ये वाइट पेपर सारे यूनिवर्सिटी के काफ़ी काम आएगा। और अगला जो वाइस चांसलर कॉन्क्लेव है वो मुझे लगता है बिसेन सर ने प्रपोज किया है कि वो नांदेड़ के स्वामी रामानंद तीर्थ यूनिवर्सिटी में जून या जुलाई महीने में होगा, जो 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद जब हमारा और एक वाइस चांसलर कॉन्क्लेव होगा, उसमें इस वाइट पेपर में लिखी हुई चीज़ें हम कर पाएंगे, उसमें कुछ प्रोग्रेस हम कर पाएंगे और उस प्रोग्रेस का एक रिपोर्ट हम जून या जुलाई में होने वाले वाइस चांसलर कॉन्क्लेव में ज़रूर से रखेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आगे बढ़ने से पहले मंच पर उपस्थित माननीय संतोष कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महाराष्ट्र शासन, इनका स्वागत करने की विनंती मैं प्रशांत बोकारे सर से करता हूँ। आगे बढ़ते हुए आदरणीय कुलाधिपति से मैं निवेदन करता हूं कि श्वेत पत्रिका का विमोचन करें। आज के इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आते हुए इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महामहिम कुलाधिपति श्री भगत सिंह कोश्यारी जी महोदय को मैं अध्यक्ष भाषण के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। आज एक दिवसीय वाइस चांसलर कॉन्क्लेव के इस समापन समारोह में अपने मध्य में हमारे दोनों वाइस चांसलर मंच पर श्रीमान बोकारे जी और श्रीमान चौधरी साहब, श्रीमान केदारनाथ ढांगे जी, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीमान संतोष जी, यहाँ उपस्थित सभी वाइस चांसलर्स और हमारे सभी आज के इस संवाद में भाग लेने वाले सभी सहभागीगण, मैं आप सबको अभिनंदन करता हूँ। और क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कल बड़ा दिन होता है, क्या होता है? बड़ा दिन ही कहते हैं, छोटा कहते हैं, कुछ तो भी है? तो विश्व में बहुत जगह मनाया जाता है ना 25, तो खुशी होती लोगों को। और मुझे लगता है कि हम लोग भी अपने ढंग से खुशी मनाएं, और उस अपने ढंग से मनाने में शायद आदिवासी ढंग ही सबसे अच्छा हो सकता है। तो ऐसे पूर्व बेला में आप लोग यहाँ जनजाति और आदिवासी वनवासी बंधु भगिनियों के बारे में अपने विविध विश्वविद्यालयों से आकर के यहाँ पर चर्चा की, और हमारे अन्य सामाजिक संस्थाओं ने इसमें भाग लिया है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। चूँकि आपने अपने दिन भर के जो परिचर्चा हुई है और उसका जो संक्षेप जिसको आपने वाइट पेपर का है, उसका कोई साठी साहब हिंदी मराठी अनुवाद है कि नहीं है? कुछ तो होगा। श्वेत पत्र, श्वेत पत्र
तो उसका जो श्वेत पत्र है वो आपने प्रकाशित किया है। मैं उसको पढ़ूंगा, देखूंगा। पर मेरा इस समय आपसे इतना ही निवेदन है कि जो बिंदुओं पर आज आपने चर्चा की है और जो निष्कर्ष आज आपने निकाले हैं, मुझे क्या लगता है कि बहुत कॉन्फ्रेंसेस देश में होते हैं और यूनिवर्सिटी के लोग तो कॉन्फ्रेंसेज ही करते रहते हैं, या यहाँ करते हैं या विदेशों में जाके भाग लेते हैं। तो उतने कॉन्फ्रेंसेज में पता नहीं कितना ज्ञान आप प्राप्त करते हैं और उसमें से कितना आप लोगों को देते हैं, ये मैं नहीं जानता। पर ये जो आज वनवासी, आदिवासी, इनके लिए, जनजाति, इनके लिए हम सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं, तो मैं विशेष करके हमारे गोंडवाना और नागपुर के दोनों वाइस चांसलर को बधाई देता हूँ, क्योंकि ये अच्छा एक लक्षण है, शुभ लक्षण है। और ये जो आदिवासी क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है, ये इस पर अत्यधिक ध्यान देना क्यों आवश्यक है? यानी पिछले अनेक वर्षों से अनेक सरकारों ने, कोई आए होंगे, कोई गए होंगे, लेकिन सब ने कहीं न कहीं सोचा कि भाई नहीं, इनका विकास होना चाहिए, और उस विकास के लिहाज से अनेक योजनाएं भी बनी। लेकिन आज भी जो स्थिति है वो एक प्रकार से संतोषजनक नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अंग्रेज़ों के शासनकाल में, ब्रिटिश राज में, जो सबसे बड़ा एक प्रकार से अन्याय किया गया, वो ये कि ये जो हमारे जनजाति बंधु हैं, आदिवासी बंधु हैं, वनवासी बंधु बहनें हैं, ये दर्शाया गया कि तुम आदिवासी हो और ये जो बाकी हजारों करोड़ों की संख्या में लोग हैं, ये सब जो है तुम पर ज़बरदस्ती राज्य कर रहे हैं, ये तो बाहर से आए, तुम ही आदिवासी हो। और इस नाते से समाज से तोड़ करके और उनके साथ पूरा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे प्रकार के पूरे लोगों के अंदर एक प्रकार का ऐसा भाव पैदा करना, मानो कि वो भारत माता के पुत्र ही नहीं हों तो उनको नहीं, तुम्हारे साथ भेदभाव किया गया है, तो हम तुमको एक प्रकार से और नया जीवन देंगे, शिक्षा देंगे और ये फला करेंगे, और उसके माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन। अब करना चाहिए धर्म परिवर्तन, नहीं करना चाहिए, मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये जो ऐतिहासिक तथ्य है और सत्य है, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये जो विषय है, इस कारण से समाज को शेष जो पूरा समाज है, एक छोटे से परंतु अति महत्वपूर्ण, इस समाज को जो मुख्य धारा से अलग करने की कोशिश की गई, और उस कोशिश को हम किस किस ढंग से ख़त्म कर सकते हैं और कैसे मुख्य धारा से जोड़ करके, और उनके जो कौशल्य है, उनके अंदर के जो एक प्रकार से, चाहे वो खेल के क्षेत्र में, अब आप बताओ, अभी आपने पता क्रीड़ा का भी आप बोल रहे थे, अभी मैं जब यहाँ पहली चार्ज लेने के 6 महीने बाद एक पूरे प्रदेश का जनजाति के लोगों के खिलाड़ियों का प्रोग्राम था प्रादेशिक, तो मुझे जब मेरी सेक्रेटरी ने बताया कि साहब ये 3 बालिकाएं हैं, माने दे आर हार्डली 21, 22, 23, नॉट मे बी बिलो दैट, कि इन तीनों ने एवरेस्ट विजय किया है, तो मुझे लगा कि उनमें कितना टैलेंट है और कितना पोटेंशियल है कि वे एक प्रकार से हमारे जो वर्तमान प्रदूषण हमको शहरों में हो चुका है, उस प्रदूषण से दूर रहने के कारण उनके अंदर जो अपनी क्षमता है, उस क्षमता का उपयोग करना, ये अगर सबको अवसर दिया जाए तो वो कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि खेलों के अंदर वो नागालैंड, अरुणाचल,
यानी जो अनेक वर्षों तक ऐसा लगता था कि, और उनको शिक्षा दी गई तुम अलग हो, अपना अलग राज्य मांगो, अलग देश मांगो, तुम्हारा देश ही अलग है, तुम हो ही अलग, ऐसी लगातार उनको एक प्रकार का इंडोक्ट्रिनेशन किया गया था। आज वो धीरे धीरे जो हमारे समाज के, अभी आपने वनवासी कल्याण आश्रम का नाम लिया, अनेक संस्थाएं हैं, अनेक संगठन है, रामकृष्ण मिशन है, अनेक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं ने उनके बीच में जा कर के जब शिक्षा का काम किया, उनके बीच में जा कर के धार्मिक इस प्रकार के कार्यक्रम के, स्वास्थ्य का कार्यक्रम किया, तो आज आप जानते हैं कि कल तक जहाँ एकदम अलग से मानो देश से कोई अलग है, एक सेपरेट कंट्री है, इस प्रकार की जो पिछले आज से 150-200 वर्ष पहले अंग्रेजों के अपने जाने से पहले जो भावना लोगों के अंदर भरी गई थी, आज वो धीरे धीरे ये हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, यानी गवर्नमेंट ने भी किया, लेकिन मोर देन द गवर्नमेंट, मैं कहता हूँ, आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं संसद में एक भाषण चल रहा था लोकसभा में, उस भाषण में हमारे भर्तृहरि मेहताब हैं, वो कोई आरएसएस बीजेपी के नहीं है, वो जनता उसके बीजेपी के हैं, बीजू जनता दल के हैं, और उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री कांग्रेस के बहुत लंबे समय तक रहे हैं, और भर्तृहरि मेहताब बहुत ही विद्वान आदमी हैं और बहुत ही अच्छे सांसद हैं। तो सेक्युलर पर बात हो रही थी, तो सेक्युलर पर बात होते हुए हमारे भर्तृहरि मेहताब ने कहा कि भाई देखिए, मेरे उड़ीसा में बोले यदि रामकृष्ण मिशन और आरएसएस ने अपने स्कूल नहीं बनाए होते तो मेरे जनजाति के सभी लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लिए होते। इट इज़ हिज वर्ड, नॉट हिज वर्ड्स, दीज आर नॉट माइन। आप उसके संसद में देख सकते हैं आप। तो एक प्रकार से जो सामाजिक संगठन हैं उन लोगों ने इसमें काम किया है। मैं आज ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि हम सब लोग जो विश्वविद्यालय के हैं, विद्यापीठ के लोग हैं, चाहे और नीचे स्कूलों के लोग हैं, कॉलेज के लोग, जूनियर कॉलेजों के लोग हैं, यदि हम आज अपने जनजाति बंधुओं के बीच में, जैसे आपने कहा कि साहब वो उनके पुराने वाद्य ये वो, अगर आप उनसे कहोगे तुम पुराने ही वाद्य बजाते रहो ऋषि साहब, तो क्या है, वो कहेंगे अच्छा ये तो हमको बिल्कुल पुराने में रखना चाहते हैं, अपना आगे बढ़ रहे हैं। तो यू हैव टू फाइंड आउट द मिड वे। ऐसा न हो कि अर्थात उनके प्राचीनता भी जिंदा रहे। मेरे यहाँ जैसे ये सब बहुत दूर पहाड़ के गांव में, तो बहुत ही दूर गांव, तुम लोग तो शहरों में रहते हो यहाँ है, वहाँ ये आजकल डीजे फीजे सब चलने लग गए। लेकिन वहाँ के लोगों को लगता है कि नहीं भाई ठीक है, वो डीजे फीजे नए बच्चों के लिए लाओ, परंतु अपने जो ढोल दमामा और हमारे यहाँ छोलिया नृत्य कहते हैं, हमारे गांधी जी जानते हैं, उसका एक अपना स्थान है, बहुत ही काफ़ी प्रसिद्ध रहता है। तो वो हम उसमें अवश्य रखते हैं वहाँ के लोग। ठीक है, आगे से वो चलते हैं, पीछे से वो भी चलते हैं, कुछ उसमें आनंद लेते हैं, लेकिन अपनी जो संस्कृति है वो बची रहती है। तो इसीलिए हम किस प्रकार से उनके जो संस्कृति है, उनकी जो परंपरा है, उसको भी जिंदा रखें और आधुनिकतम जगत से कैसे उनको मेल करें उनसे। ये इस प्रकार के अनेक चीज़ें हैं जो सोची जा सकते हैं, जिनका उपयोग किया जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग, जैसे हमारे गोंडवाना के वाइस चांसलर साहब काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, मैं उस पर डिटेल पर नहीं जाऊंगा, इनसे कभी आप पूछ लीजिएगा, तो आप उन डिटेल्स के साथ यदि कुछ गांव में भी कुछ काम शुरू करेंगे और अपने छात्र, मैं आपको इतना गारंटेडली कहता हूं कि आप लोग सब वाइस चांसलर्स हैं और लोग हैं, कि छात्र छात्राएं, युवक युवतियां बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम उनको कोई मार्गदर्शन तो करें, कोई डायरेक्शन तो दे उनको। तो अगर उनको डायरेक्शन तो दे दिया जाए तो मैंने देयर विल बी मेटामॉर्फोसिस, पूरा ही परिवर्तन हो जाएगा। और उस दिशा में थोड़ा बहुत लंबे चौड़े लक्ष्य न लग करके कुछ थोड़ा थोड़ा करके, ये हमारे नागी साहब हैं, ये तो बहुत काम करते होंगे, तो इनसे देखिए, कुछ और संस्थाएं वो काम कर रहे हैं, उनसे देखिए, तो एक आपस में कैसे हम कोलैबोरेशन करें, कोऑपरेशन करें, उसके माध्यम से किस प्रकार से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो उस लक्ष्यों को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं
अभी बहुत बार आता है कि वो जो क्या GER क्या है, ग्रॉस एजुकेशनल इनरोलमेंट रेशियो, तो वो ऐसा भी नहीं है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हर जगह कम है। मुझे पिछली बार क्या वापस करके आता आनंद, हाँ, उसने एक स्टडी की थी, तो उस स्टडी में उसने बताया कि नहीं बोले ये स्टडी इन्होंने कर रखी है, पर मेरी स्टडी ऐसे कि उस स्टडी के हिसाब से बोले कि ये जो हायर उसमें है वहाँ की लड़कियाँ जो है, ये जो ट्राइबल लड़कियाँ हैं, उनका रेशियो बहुत अच्छा है। अब आप जैसे देखेंगे किसी कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, स्कूल में जाओ, तो आजकल पढ़ने वाले लड़के कम दिखते हैं तो लड़कियां कम दिखते हैं। सेम अप्लाइज टू द ट्राइबल्स ऑल्सो। तो अब कैसे हम इस सब चीज़ को लाभ उठा करके उनको और प्रोत्साहित करके आगे ला सकते हैं और उनके माध्यम से और इतना अच्छा काम करते हैं। अब आप देखें कि हमारे एक संस्था ने मुझे बुलाया, अभी भी क्या है भोपाल घर में कहीं, तो मैंने देखा कि इतना सुंदर उन्होंने काम किया है। स्विच मतलब किसी का पैसा नहीं, कहीं गवर्नमेंट से कुछ नहीं, स्कूल छोटा सा खड़ा कर रखा है, एक व्यक्ति कोई उनको सपोर्ट करता है और इतने फर्नीचर बना रहे हैं, वो बैम्बू के क्या राखी, बैम्बू की राखी बना रहे हैं। अब आप में से बहुत से लोगों से मैंने कहा, जब से मैं यहाँ तुरंत आया, मैंने कहा भाई बैम्बू की राखी खरीदो NSS के माध्यम से, तो बहुत से यूनिवर्सिटीज़ ने हज़ारों की संख्या में और उनकी बैम्बू की राखी खरीदी। तो एक प्रकार से इन्वायरमेंटली, इकोलॉजिकली, हर दृष्टि से बैम्बू कितना लाभदायक हो सकता है। तो ये कैसे उन चीज़ों के प्रोडक्शन को, अब मैंने यहाँ जब फर्नीचर बनाने की बात थी, अभी तो IAS अफसर सेक्रेटरी साहब आप जानते हैं, ये भी आगे भी ये भी कहेंगे हमारी तुम बुराई तो नहीं कर रहे सीता है, लेकिन क्या है, अब इन सब लोगों को क्या लगता है गवर्नर हाउस है तो बढ़िया से बढ़िया फर्नीचर होना चाहिए है, उनका सब टेंडर हो चुका है। अब वैसे तो मैं भी बहुत टेंडर हार्टेड हूँ, लेकिन अब क्या करें, जब टेंडर हो चुका है तो मैंने कहा भाई क्या करें, तो मैंने कहा कम से कम भाई एक कमरे में जहाँ हमारा गेस्ट आते हैं शुरू में, यहाँ पर तो कम से कम एक जो है विजिटर्स उसमें है बैम्बू के कुछ कुर्सी उर्सी डाल दो। तो आप लोग कैसे उनकी चीज़ें, बनी हुई चीज़ों को कैसे उपयोग कर सकते, इतनी अच्छी चीज़ बनाते हैं। मैं जितनी जगह, मैं उस दिन नंदुरबार गया था, मेरे साथ तुम थी उस दिन, है ना, तो एक ने इतना बच्चा हिरन बना रखा था, मैंने तो कहा भैया चलो इसको सब पूरा खरीद के ले जाओ। किसी ने कुछ बनाया तो मैंने पूरा कुछ खरीदो, इसको सब ले जाओ। अब तब ऐसे मैंने कुछ यूनिवर्सिटी से करना, कुछ थोड़ा अपने पॉकेट से भी करना ना, क्या दिक्कत हो रही है? ऐसा थोड़ी क्या दूसरा करे कि दूसरे के बल पे चलो। ये जब तक हम लोग प्रमोशन करते हैं तो प्रमोशन के लिए थोड़ा डिवोशन भी चाहिए है, तो उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। तो ऐसे कुछ प्रैक्टिकली हम सब लोग जब उदाहरण अपना रखेंगे दूसरे के सामने, तभी तो काम होगा ना। उपदेश देना तो बहुत सरल है, मैं आपको बहुत सारा उपदेश दे सकता हूँ, मैं बहुत सारी योजनाएं बना सकता हूँ, हिंदुस्तान में प्लानरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंट, हु टू इम्प्लीमेंट है, तो हु टू बिल्ड दी क्या कहते हैं, कैट वाला जो है। तो इसलिए हम सब लोग एक तो समाज में, पहला निवेदन करूँगा, आप लोग देखें कि कौन लोग ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको कोऑर्डिनेट करके और फिर हम उसमें कितना कितना अपना सहयोग कर सकते हैं, एक चीज़ है। दूसरी, हम अपनी ओर से, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और वो भी हम हायर एजुकेशन में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, तो नेचुरली क्योंकि आप लोगों का पूरा अध्ययन होता है और आप लोगों बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हैं, स्टडी आपकी होती है, देश भर के विदेश भर की चीज़ों को आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, तो उन चीज़ों को सीख करके हम कैसे अपने लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, उसका ब्लूप्रिंट बना करके और हम एक प्रैक्टिकली काम करना शुरू करें। जैसा मुझे बोकारे कल बता रहे थे कि हम यही करने जा रहे हैं, अच्छी स्कीमें बता रहे थे, ऐसे हम कुछ क्या क्या कर सकते हैं उस स्कीम्स को ऐसे ले करके। ज़रूरी नहीं है कि जो नागपुर करे वही बॉम्बे भी करे और वही जो गोंडवाना करे, माने कुछ उनसे जो अच्छा कर रहे करके कुछ हम अपनी ओर से अच्छा करें। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली
एक इस प्रकार का कैलेंडर बनाइए। जैसे आपने कहा कि अगले 6 महीने बाद कोई सेमिनार करेंगे तो क्या करेंगे, प्रगति का देखेंगे, तो एक ऐसा कैलेंडर बना करके आप रखिए। और वाइस चांसलर 3 साल 5 साल का होता है, लेकिन 20-25 साल तक चलने वाली चीज़ हो तो ऐसा बना करके, ताकि जो आने वाला व्यक्ति है वो भी उसको फॉलो करे। नहीं तो होता क्या है, मैंने देखा अनेक डिस्ट्रिक्ट में से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले 60 साल से। आता है नवयुवक, आता है पर्टिकुलर IAS अफसर आता है, और बड़े अपेक्षा से ये उसका इच्छा होता है ये करूँ वो करूँ। जैसे कुछ नेता लोग भी सोचते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे छात्र लोग भी, युवा लोग भी सोचते, कुछ आप लोग भी सोचते होंगे, पता नहीं। आप लोग तो सोचते हैं हमको पढ़ाने पर वो लोग थोड़ा सोचते हैं, अच्छा काम कर जाते हैं। दूसरा आया, उसकी प्रायोरिटी बदल गई, हो गया ख़त्म हो गया छुट्टी। तीसरा आया, उसकी प्रायोरिटी बदल गई। तो एक पूरा कैसा कैलेंडर कि भाई देखें हमने ये 10-15 साल का ये बनाया है, सो दैट दे मे कंटिन्यू दैट स्कीम्स, दो स्कीम्स मे कंटिन्यू, और ताकि फिर अगले 10-15 साल में नक्शा बदले। तो ये मुझे लगता है कि इस लिहाज से प्रयास करेंगे तो सबका सहयोग लेकर के काम करोगे, हाँ। तो प्रधानमंत्री जी का तो है ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सबको विश्वास में लो, विकास आपने करना ही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बड़ा नारा बन गया है अब, है? तो खुद भी सस्टेन हो जाओ, है? और खुद ही जो डरे रहोगे तो कहाँ से होगा, है? तो इसलिए ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, मुझे लगता है कि वो लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं, उनमें बहुत पोटेंशियल है। और उनके अंदर से थोड़ी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को कैसे दूर हो, है? अब सरकार ने FSA बनाया, उसके माध्यम से कैसे उनको मिले, बहुत सी चीज़ें जो थी नहीं हमने यहाँ की। अभी मेरे पास गवर्नर साहब बैठे थे, हमारे मध्य प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक हो रही थी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के, तो उन्होंने एकदम मुझे पत्र लिखा कि भाई आपके यहाँ का पैसा और ये कानून बहुत अच्छा है, आपके बारे में सुना, आपने कहा था हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अब वो मुझे भेजिए। तो आज जो बड़े खुश थे, बोले कि नहीं अब हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। अब समझे हम कब से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसे कुछ चीज़ें क्या है कि एक दूसरे से सीखने की होती हैं, उस लिहाज से हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लाभ होगा। और चूँकि आप सुबह से थके होंगे और मैं भी बूढ़ा आदमी हूँ, कहाँ से अमरावती गया, वहाँ कार्यक्रम किया, अब वहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, फिर कहीं वहाँ और लोगों को अटेंड करना है। तो इसलिए आपकी इस सत्संगति से थोड़ा विदा लेते हुए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अंत में इस कार्यक्रम का विधिवत समापन करने से पहले उपकुलपति महोदय डॉक्टर संजय दुधे जी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय से मैं आग्रह करता हूं कि वह धन्यवाद ज्ञापन करें। भारतीय जनजाति का समग्र विकास, इस संगोष्ठी के समारोपीय कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र के महामहिम श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, इन्होंने आज के समारोपीय कार्यक्रम में हमें मार्गदर्शन किया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबका होना चाहिए ऐसा मार्ग इस संबोधन से उन्होंने बतलाया। मैं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ और गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली, इनकी ओर से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोंडवाना विद्यापीठ के कुलगुरु माननीय बोकारे सर
राजसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के कुलगुरु चौधरी सर और इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमान डांगे साहेब, संतोष कुमार जी, इस संगोष्ठी में सम्मिलित हुए सभी विश्वविद्यालय के कुलपति, संत गाडगे बाबा विद्यापीठ अमरावती, गुरु काशीदास विश्वविद्यापीठ बिलासपुर, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ पुणे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद, मुंबई विद्यापीठ, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तांत्रिक विद्यापीठ, महाराष्ट्र फिशरी सायन्स युनिव्हर्सिटी नागपूर, कवि कुलगुरू संस्कृत विद्यापीठ रामटेक, पुण्यश्लोक अहिलाबाई होळकर विद्यापीठ सोलापुर। इस संगोष्ठी में सम्मिलित वनवासी कल्याणाश्रम के डॉक्टर श्री गिरीश जी, माननीय भूपेंद्र जी कुलकर्णी, हमारे विश्वविद्यालय के सभी एचओडीज, डीन्स और इस संगोष्ठी में सम्मिलित समाज के सभी महानुभाव, आज कॉन्क्लेव रहा और मुझे ऐसा लगता है ऐसा कॉन्क्लेव संगोष्ठी निरंतर होता रहे और इसमें से एक डेवलपमेंट का, ट्राइबल डेवलपमेंट का अच्छा मॉडल निकले। और इस संगोष्ठी में जिन जिन लोगों ने सहभाग दिया है सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों से विनंती है कि वे अपने अपने स्थान पर खड़े रहें।